हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मतलब पुष्पी पादपों की आकारिकी। देखिए, आकारिकी का मतलब होता है जो हम बाहरी संरचना का अध्ययन करते हैं। पादपों में जो संरचनाएं हमको बाहर से दिखती हैं, जैसे पुष्प, पुष्प का रंग या तना या मूल, इस तरह की संरचनाओं का अध्ययन जो है ये आकारिकी कहलाता है। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। बाहरी संरचनाओं का अध्ययन आकारिकी कहलाता है। अब हम इसमें एक एक संरचना के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जैसे मूल, तना, पर्ण, फिर पादप, पुष्प और पुष्पों से मिलकर बनने वाला पुष्पक्रम। इस तरह की संरचनाएं अपन एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं मूल के बारे में। सबसे पहले अपन इसमें पढ़ते हैं मूल के बारे में। मूल हम ये जानते हैं कि जमीन के नीचे वाला भाग होता है और जनरली ये ब्राउन कलर का होता है, सामान्यतः ब्राउन रंग का होता है। इसमें जो ग्रंथियां होती हैं, मतलब गांठें जो होती हैं, ऐसे नहीं पाई जाती, सामान्यतः नहीं पाई जाती, एब्सेंट मतलब अनुपस्थित होती हैं इसमें। ठीक है, जो पोरियां होती हैं या जो इंटरनोड होती हैं, ये सब नहीं पाई जाती, वो सब तने का भाग है। और दूसरी बात, ये जमीन में नीचे की तरफ बढ़ता है। अच्छा, मूल जो है ये बीज के मूलांकुर भाग से निकला हुआ हिस्सा है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें पहले अपन लिख लेते हैं। बीज के मूलांकुर भाग से मूल बनता है। देखिए, एक्चुअल में ये जो परिभाषा है ये हर जगह फिट नहीं बैठती। सिर्फ मूलांकुर भाग से मूल का बनना ये सही नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कई पादप ऐसे होते हैं जिनमें तने वाले हिस्से से, तने वाले भाग से मूल निकलकर नीचे की तरफ आते हैं। जैसा आपने बरगद में देखा होगा, बरगद का पादप जो होता है, बरगद पादप जो होता है, उसमें ऊपर से मूल निकलकर नीचे की तरफ आती है और वो पादप को यांत्रिक सहारा देती है। तो ये जो डेफिनेशन है ये 100% तो सही नहीं हुई, क्योंकि तने से भी मूल बन रहा है, कई बार तो और दूसरी संरचनाओं से भी मूल का निर्माण हो जाता है। तो इसके आधार पर मूल को कुछ वर्गों में बांटा गया है। ऐसा सबसे पहला मूल जो इंपॉर्टेंट है, इसको अपन कहते हैं मूसला मूल। इसमें पहला आता है मूसला मूल, जिसे अपन कहते हैं टैप रूट। ये जो मूसला मूल है ये मूलांकुर भाग से निकलता है। जब मूल का निर्माण मूलांकुर से होता है तो उसे मूसला मूल कहते हैं। अब जैसे मैं आपको मूसला मूल बता रहा हूं, देखिए जैसे ये मृदा वाला भाग हो गया और ये है मूल, इसकी जो मुख्य मतलब प्राथमिक शाखा है, ये हो गया, ये सामने इसकी शाखा, और इसके बाद कुछ दूसरी और शाखाएं निकलती हैं जिसे द्वितीयक और तृतीयक शाखाएं अपन कहते हैं, कुछ इस तरह से। मैं सिर्फ मूल की बात कर रहा हूं, मैं मूल में पाए जाने वाले क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, डायग्राम से आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसमें ये जो है ये प्राथमिक शाखा, फिर ये द्वितीयक शाखा, फिर और ज्यादा शाखित हो गया तो तृतीयक शाखा,
तो ये जितनी भी शाखाएं हैं सबको मिला के अपन कहते हैं मूसला मूल तंत्र। तो नेक्स्ट पॉइंट में यहां पे लिख रहा हूं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक शाखाओं को मिलाकर मूसला मूल तंत्र मूसला मूल तंत्र बनता है। ये द्विबीजपत्री पादपों में आसानी से देखने मिल सकता है, मतलब द्विबीजपत्री पादपों में जो मूल की संरचना होती है उसमें ये दिख सकता है, पर एक बीजपत्री पादपों में यहां पे थोड़ा बदलाव हो जाता है। जो एक बीजपत्री पादप होते हैं उसमें ये जो मूसला मूल होता है ये अल्पायु का होता है, मतलब कम समय तक जीवित रहता है। अल्पायु होने के कारण ये यहाँ पे जो प्राथमिक शाखा है और बाकी जो शाखाएं हैं ये ऐसा कुछ संरचना हमें अलग अलग नहीं दिखती, और वहाँ पे बिल्कुल बहुत सारे जड़ें एक साथ गुच्छे के रूप में दिखती हैं, जिसे अपन झकड़ा मूल तंत्र कहते हैं। मतलब ये जो संरचना है ये सामान्यतः द्विबीजपत्री पादपों के मूल के रूप में देखी जाती है। तो नेक्स्ट मैं लिखता हूं ये पॉइंट, एक बीजपत्री पादपों में मूसला मूल अल्पायु होता है एवं इसकी स्थान पर मूल का समूह, जिसके लिए अपन गुच्छा शब्द यूज कर सकते हैं, मूल का समूह दिखाई देता है, जिसे जिसे झकड़ा मूल तंत्र कहते हैं। चलिए इसको अपन रिवाइज करते हैं। देखिए बीज में दो भाग होते हैं, एक होता है मूलांकुर भाग और एक होता है प्रांकुर भाग। तो मूलांकुर भाग से मूल का निर्माण होता है, प्रांकुर भाग से प्ररोह का निर्माण होता है। पर सिर्फ मूलांकुर भाग से मूल का निर्माण होगा ये सही नहीं है, क्योंकि कई बार तने से भी मूल निकलकर नीचे की तरफ आती है, जो अपन बरगद पादप में देखते हैं। सबसे पहले इसमें अपन ने स्टार्ट किया है मूसला मूल। मूसला मूल को अपन टैप रूट भी कहते हैं। मूसला मूल का निर्माण मूलांकुर से होता है, मतलब अगर वो मूलांकुर वाले भाग से बन रही है तो वो मूसला मूल ही कहलाएगी, और उसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उसकी शाखाएं के रूप में हमको दिखता है। इन सारी शाखाओं को मिला के हम उसे मूसला मूल तंत्र कहते हैं। एक बीजपत्री पादप जो होते हैं उसमें मूसला मूल जो होती है वो अल्पायु होती है, मतलब बहुत अधिक समय तक जीवित नहीं रहती, और जो शाखाएं हैं उनको हटा के कुछ मूल वहां पे समूह के रूप में, गुच्छे के रूप में दिखाई देती हैं, जिसे अपन झकड़ा मूल तंत्र कहते हैं। तो झकड़ा मूल तंत्र जो होगा वो मूसला मूल के बाद ही बनेगा और एक बीजपत्री पादपों में देखा जाता है। तो ये हो गया मूसला मूल तंत्र और झकड़ा मूल तंत्र। इसमें तीसरा प्रकार आता है अपस्थानिक मूल तंत्र और अपस्थानिक मूल। अपस्थानिक मूल इंग्लिश में इसे कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। मूलांकुर के अलावा किसी और भाग से जब मूल बनती है उसको अपन अपस्थानिक मूल कहते हैं। इसमें मूल का निर्माण
मूलांकुर से ना होकर किसी अन्य पादप अंग से होता है। किसी अन्य पादप अंग से होता है, जैसे बरगद में तने से मूल निकलती है। जो पादप को यांत्रिक सहारा देती है। तो ये तीन प्रकार की मूल हो गई, मूसला मूल, अपस्थानिक मूल और जकड़ा मूल तंत्र। अब हम देखते हैं जो जड़ में अलग अलग क्षेत्र होते हैं उनके क्या नाम हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। जैसे मैं एक मूल बना रहा हूं, ये एक मूल है। इसमें सबसे सिरे वाले भाग पे, सबसे ऊपर भाग पे इस तरह की संरचना होती है। इसे अपन कहते हैं मूल गोप। मूल गोप। ये जो मूल गोप होती है, ये जिस ऊतक से बनती है उसे अपन कहते हैं कैलेप्ट्रोजन। यह कैलेप्ट्रोजन ऊतक से बनती है। कैलेप्ट्रोजन ऊतक से बनती है और यह पादपों को, मतलब मूल को मृदा में आगे बढ़ने में सहायता करती है। मृदा में ये आगे बढ़ने में सहायता करती है। इसके बाद मूल गोप से लगा हुआ जो पहला क्षेत्र है, इसे अपन कहते हैं विभज्य ऊतक क्षेत्र। विभज्य ऊतक क्षेत्र में जो कोशिकाएं होती हैं उसमें निरंतर लगातार विभाजन होता है। अच्छा, एक चीज और, मूल गोप जो होती है ये जलीय पादपों में नहीं पाई जाती। जलीय पादपों में मूल गोप नहीं पाई जाती। नेक्स्ट आता है विभज्य ऊतक क्षेत्र। यहाँ पे कोशिकाएं जो होती हैं, यहाँ पे इसके बारे में पॉइंट्स लिख रहा हूं। कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती है। दूसरा, इनमें सघन जीव द्रव्य होता है, मतलब भरा हुआ जीव द्रव्य होता है। अब क्योंकि लगातार विभाजन कर रही है तो केंद्रक तो इसमें होगा, क्योंकि केंद्रक के कारण ही विभाजन होता है, यानी केंद्रक पाया जाता है।
केंद्रक उपस्थित होता है। फिर राजधानी इनमें नहीं होती क्योंकि लगातार विभाजन कर रही है, तो भोज्य पदार्थ का संचय होना यहाँ पे जरूरी नहीं है, तो राजधानी यहाँ पे अनुपस्थित होती है। कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती हैं, सघन जीवद्रव्य होता है, केंद्रक उपस्थित होता है विभाजन के कारण, और राजधानी अनुपस्थित होती है क्योंकि भोज्य पदार्थ का संचय यहाँ पे नहीं होता। इसके बाद का जो क्षेत्र है इसे अपन कहते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र। एक मिनट में पहले यहाँ का रफ कर देता हूं, फिर अपन इसको यहाँ पे पॉइंट्स के रूप में लिखते हैं। ये वाला क्षेत्र कहलाता है दीर्घीकरण क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र में जो कोशिकाएं होती हैं ये परिपक्वता की ओर बढ़ती हैं। कुछ कोशिकाओं में केंद्र जो राजधानी होती है वो पाई जाती है। यहां पे पॉइंट अपन लिख देते हैं। कोशिकाएं परिपक्व होने लगती हैं राजधानी उपस्थित होती है। सबसे ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है इसे अपन कहते हैं परिपक्व क्षेत्र। मैं नाम यहां पे लिख दे रहा हूं इसका। ये होता है परिपक्व क्षेत्र, और इस परिपक्व क्षेत्र में कुछ पतली धागे समान संरचनाएं होती हैं जिन्हें अपन कहते हैं मूल रोम। जैसे ये परिपक्व क्षेत्र में ये जो संरचनाएं हैं इसे अपन कहते हैं मूल रोम। तो इन दोनों के पॉइंट्स मैं यहां पे लिख रहा हूं। परिपक्व क्षेत्र के बारे में पहले मैं बता रहा हूं। परिपक्व क्षेत्र में नाम से यहां पे पता चल रहा है कोशिकाएं जो होती हैं वो परिपक्व हो चुकी रहती हैं, फिर उसमें और विभाजन नहीं होता। हाँ, उनका आकार थोड़ा बहुत बढ़ता है, बाकी तो सामान्यतः आकार भी इनमें ज्यादा बदलाव नहीं आता। तो इसमें पहला पॉइंट है परिपक्व कोशिकाएं होती हैं। इस क्षेत्र में परिपक्व कोशिकाएं होती हैं। इस क्षेत्र में पतली धागे समान संरचनाएं होती हैं। जिन्हें मूल रोम कहते हैं। मूल रोम कहते हैं। अच्छा, ये मूल रोम जो होती हैं ये बहुत अहम भूमिका निभाती हैं जल के अवशोषण में। तो मैं अब यहां पे मूल रोम के बारे में कुछ पॉइंट लिख रहा हूं। यह एक कोशिकीय संरचना है जो
जल एवं जल में घुले हुए जो खनिज होते हैं उनका ये अवशोषण करती है। तो ये हो गए मूल में पाए जाने वाले क्षेत्र। चलिए मैं इसको रिवाइज कराता हूं। सबसे पहले बाहर की ओर, सबसे ऊपर की ओर होता है मूल गोप, जिसे अपन रूट कैप कहते हैं। सबसे बाहरी हिस्सा है ये, और ये कैलेप्टोजन ऊतक का बना होता है। मृदा में जब मूल मृदा पत्थरों कंकड़ों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है तब उसमें मूल गोप सहायता करता है। दूसरा क्षेत्र है इसका विभज्योतक क्षेत्र। विभज्योतक क्षेत्र में जो कोशिकाएं होती हैं वो लगातार विभाजन करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां मैं लिख देता हूं, ये पॉइंट छूट गया है। कोशिकाएं लगातार विभाजन करती हैं। यहां नाम से समझ में आ रहा है विभज्य ऊतक यानी विभाजन वाला क्षेत्र। तो कोशिकाओं में लगातार विभाजन होगा। अब विभाजन कैसे होगा? क्योंकि वहां पे कोशिका भित्ति जो होगी वो पतली होगी। अगर कोशिका भित्ति मोटी होती तो विभाजन इतनी आसानी से नहीं होता। जीव द्रव्य सघन होता है, मतलब ज्यादा होता है और भरा हुआ रहता है। केंद्रक उसमें होगा क्योंकि विभाजन में केंद्रक मुख्य भूमिका निभाता है। राजधानी अनुपस्थित होती है क्योंकि यहाँ पे भोज्य पदार्थ के संचय वाली कोई बात होती ही नहीं है। फिर दूसरा आता है दीर्घीकरण क्षेत्र। इसमें कोशिकाएं परिपक्व होने लगती हैं। वो जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे परिपक्वता की ओर बढ़ती जाएंगी। राजधानी यहाँ पे उपस्थित होती है। और फिर आता है परिपक्व क्षेत्र। परिपक्व कोशिकाएं होती हैं और इसमें धागे समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे अपन कहते हैं मूल रोम। और ये जो मूल रोम होता है ये एक कोशिकी की संरचना है जो मूल में ऊपर की ओर देखा अपन ने, और यह जल और उसमें घुले हुए खनिज पदार्थों का अवशोषण करता है। ये अपन ने मूल में पाए जाने वाले अलग अलग क्षेत्रों की बात की। अब अपन इसमें देखते हैं कि किस तरह से रूपांतरण मूल में होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मूसला मूल में रूपांतरण। तो नेक्स्ट हेडिंग है मूसला मूल के रूपांतरण। अब देखिए इसमें सबसे पहला जो रूपांतरण है, पहली बात तो इसमें अगर बात करें तो चार तरह से रूपांतरण देखा जाता है। एक तो हो गया भोज्य पदार्थ के संचय हेतु, यानी भोज्य पदार्थ को एकत्रित करने वाले। दूसरा होता है श्वसन के लिए। तीसरा होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। और चौथा होता है जनन के लिए। ये चार तरह के रूपांतरण यहां पे देखे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भोज्य पदार्थ के संचय हेतु। इसमें पहला आता है शंकुरूपी। इसमें पहला आता है शंकुरूपी। शंकुरूपी यहां पे नाम से समझ में आ रहा है, इसमें जो ऊपर वाला भाग होगा थोड़ा भरा हुआ रहेगा, यानी भोज्य पदार्थ यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। और नीचे की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो उसका आकार जो होता है थोड़ा सकरा होता जाता है। तो इसमें आप चाहें तो लिख सकते हैं अपने हिसाब से एक लाइन बना के कि ऊपरी हिस्सा इसका भरा हुआ रहता है, जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं यह पतला होता जाता है। तो मेरे ख्याल से आप इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आएगा गाजर। उदाहरण है इसका गाजर। दूसरा आता है कुंभी रूपी। कुंभी रूपी, जैसे शंकु रूपी को अपन कहते हैं कोनिकल, इसको अपन कहते हैं इंग्लिश में कोनिकल। कुंभी रूपी को अपन कहते हैं नेपी फॉर्म। कुंभी रूपी में क्या होता है कि जो जड़ होती है ऊपर से इस तरह की दिखती है, फिर एकदम से वो बड़ी मोटी हो जाती है, एकदम से मोटी हो जाती है,
और फिर से वो आखिरी में आके थोड़ी पतली और सक्रिय हो जाती है इस तरह से। मतलब शुरुआती अवस्था में वो सामान्य होती है और उसके बाद फिर एकदम से फूल जाती है और फिर वो आखिरी में आके इस तरह का स्ट्रक्चर वहां पे दिखने लगता है, संरचना दिखने लगती है। इसका उदाहरण है शलजम, कि जड़ एकदम से मोटी हो गई, उसके बाद वो फिर से पतली हो गई। फिर तीसरा आता है इसमें तर्कुरूपी, जिसे अपन कहते हैं फ्यूजिफॉर्म। इसमें भी लगभग इसके जैसे ही होता है, पर ये थोड़ा सा और अलग शेप होता है। मतलब आप आकार देख के बता सकते हैं, ये एक्चुअली थोड़ा सा लंबा होता है, ऊपर हिस्से में भरा हुआ रहता है, वहां भोज्य पदार्थ एकत्रित ज्यादा होता है। जैसे जैसे नीचे वाला हिस्सा आता है ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है और पतला हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल इसका देखें अगर, तो मूली ये इसका उदाहरण है। अब आप मूली और गाजर में तो फर्क समझते ही हैं। गाजर जो होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती, मूली की अपेक्षा तो वो छोटी होती है, मूली ज़्यादा लंबी होती है। तो इस तरह से एक और चौथा इसका रूपांतरण है, इसको अपन कहते हैं कंदिल, जिसको अपन कहते हैं ट्यूबरस। ट्यूबरस मतलब, कंदिल मतलब कोई निर्धारित आकार नहीं होता, कोई निर्धारित आकार नहीं होता है, किसी भी शेप का ये हो सकता है। उदाहरण है इसका मिराबिलिस, उदाहरण इसका मिराबिलिस जलापा, जिसको अपन 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। तो ये पहला रूपांतरण हो गया इसमें भोज्य पदार्थ के संचय हेतु। इसमें दूसरा रूपांतरण है श्वसन हेतु। मतलब कुछ मूल जो होते हैं उसमें रूपांतरण होता है, रूपांतरित हो जाते हैं, श्वसन का कार्य करते हैं। इसमें पहला पॉइंट तो यही बताऊंगा कि ये दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह दलदली क्षेत्र में होते हैं। जैसे आपने पादप देखे होंगे इसमें, जैसे ये पादप है, ये मृदा वाला भाग, ये नीचे का भाग, ये पादप। यहां पे जो दलदली एरिया, दलदली क्षेत्र होने के कारण इसमें जो छोटी छोटी गुहाएं होती है मूल में, वो पूरी पैक हो जाती हैं और यहां से एक दूसरी मूल निकलती है जो ऊपर की तरफ आती है, ऐसा। ये आपने शायद देखे भी होंगे। तो ये जो मूल है इसको अपन कहते हैं श्वसन मूल, ये श्वसन मूल कहलाती है। श्वसन मूल की जब अपन संरचना देखते हैं तो यहां पे अपन को छोटी छोटी संरचनाएं दिखती हैं। अच्छा, श्वसन मूल को न्यूमेटोफोर्स भी कहा जाता है। श्वसन हेतु यानी रेस्पिरेटरी रूट्स, और इसे न्यूमेटोफोर्स भी कहा जाता है। कई बार नाम, इस नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब अपन को इसके बारे में ही कुछ ना कुछ पूछा गया है। दलदली क्षेत्र में होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और मूल जो होती है ये कुछ इस प्रकार की दिखती है। यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे वातावरण में उपस्थित वायु जो होती है वो यहाँ से प्रवेश करती है, और यहाँ से प्रवेश करने के बाद फिर ये मूल जो है इसकी मुख्य जो इसका मुख्य भाग है वहाँ तक जाती है। ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं इसे अपन कहते हैं वातरंध्र यानी लेंटिसल्स। ये मूल में होती हैं। मतलब ये एक्चुअली क्या है कि ये मूल काफ़ी समय, मतलब पादप जो होता है वो इसकी आयु काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो वातरंध्र यहाँ पे बनते हैं। वैसे तो वातरंध्र जो होते हैं वो छाल वाले भाग में ही बनते हैं, पर कई बार यहाँ पे भी छोटे छोटे छिद्र के रूप में वो उपस्थित होते हैं। और इसका उदाहरण है, पादप का उदाहरण जिसमें ये पाया जाता है, ये पादप है राइजोफोरा। तो ये इसके आप सारे पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन किसी भी रूप में इसमें बन सकता है। देखिए, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर ये चैप्टर हालांकि बड़ा है और इसमें एग्जाम्पल याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इसको बार बार रिवाइज करें, समझ में आपको आ जाएगा। पर क्योंकि एग्जाम्पल हम भूल जाते हैं,
इसीलिए इसको रिवाइज करना जरूरी है। चलिए पहला अपन देखते हैं इसमें भोज्य पदार्थ के संचय हेतु जो रूपांतरण होते हैं इसको अपन कहते हैं पहला शंकुरूपी यानी कोनिकल। शंकुरूपी में ऊपर वाला भाग फूला हुआ रहता है, नीचे वाला सकरा हो जाता है। गाजर आपने देखा ही उदाहरण इसका। कुंभी रूपी, कुंभी रूपी को नेपी फॉर्म कहते हैं। मूल जो होती है वो एकदम से फूल जाती है और फिर वो सक्रिय हो जाती है, उदाहरण शलजम इसका। फिर तीसरा है तरकु रूपी यानी फ्यूजी फॉर्म। ये थोड़े से लंबे होते हैं, अगर अपन शंकु रूपी से देखें तो इनका आकार थोड़ा सा बड़ा होता है। कंदिल यानी ट्यूबरस, इसका कोई निर्धारित आकार नहीं होता। एग्जाम्पल इसका मिराबिलिस, जिसे अपन 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। दूसरा है श्वसन हेतु यानी इसको न्यूमेटोफोर्स, जो दूसरा नाम दिया गया है न्यूमेटोफोर्स, दलदली क्षेत्र में होते हैं और श्वसन के लिए इसमें बाहर से एक मूल निकलती हुई दिखती है और उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे वातरंध्र कहते हैं, उदाहरण इसका राइजोफोरा। तो रेस्पिरेटरी रूट यानी श्वसन रूट या न्यूमेटोफोर के नाम से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। इसमें तीसरा रूपांतरण आता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन, वातावरण से नाइट्रोजन को लेकर उसे दूसरे पदार्थों में, उसे दूसरे कंपाउंड के यौगिकों के रूप में बदलना। और जितने लेग्यूम पादप होते हैं, जितने लेग्यूम पादप होते हैं उनमें जो मूल पाए जाते हैं वो इसमें आएंगे। आपको एक चैप्टर है खनिज पोषण वाला, उसमें आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो वहाँ जो पादपों के नाम दिए हुए हैं वो लेग्यूम पादप कहलाते हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। चौथा इसमें आता है जनन हेतु। जनन हेतु रूपांतरण होता है जैसे जैसे ये एक मूल है, यहाँ पे एक छोटी सी कलिका बनती है। ये कलिका धीरे धीरे विकसित होती है और विकसित होने के बाद इसका जब आकार बढ़ जाता है तो ये यहाँ से टूटकर अलग हो जाती है और जहाँ पे ये गिरेगी वहाँ से फिर नया पादप निकल आएगा, नया मूल निकल आएगा। ठीक है, तो ये होता है जनन हेतु और ये पाया जाता है, इसका उदाहरण है शीशम। शीशम जिसका वनस्पतिक नाम है दलबर्जिया सीसू। दलबर्जिया सीसू यानी शीशम में जो मूल होता है उसमें छोटी सी कलिका होती है। ये कलिका धीरे धीरे वृद्धि करती है और फिर एक समय के बाद वो जनक वाले भाग से टूटकर अलग हो जाती है और वहां से फिर नया मूल विकसित होता है। तो ये आज हमने कंप्लीट किया मूसला मूल के रूपांतरण, और आने वाले लेक्चर में हम अपस्थानिक मूल के रूपांतरण देखेंगे। थैंक यू।